कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जानवरों के डीएनए एक्सपेरिमेंट को एनिमल किलिंग बताकर रोक लगा दिया है। वहीं हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जिसमें एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट से छुपकर डीएनए एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में आई गड़बड़ी की वजह से सारे क्रू मेंबर मारे जाते हैं और अब सिर्फ एक साइंटिस्ट ही बची होती है। वो जल्दी से स्पेस कैप्सूल की तरफ बढ़ने लगती है जिसमें बैठकर वो वापस धरती पर आ सकती है। लेकिन जब वो कैप्सूल तक पहुंचती है तो उसका दरवाजा खुल नहीं रहा होता है क्योंकि वो कंपनी के सीईओ के कंट्रोल में होता है। और उस कंपनी के सीईओ उस साइंटिस्ट से बोलती है कि अगर तुम्हें सही सलामत वापस आना है तो तुम्हें अपने साथ वो एक्सपेरिमेंट का सीरम भी लाना होगा क्योंकि इसमें उनका काफी पैसा लगा है। अब वो साइंटिस्ट अपनी जान पर खेलकर वो सीरम लाने निकल पड़ती है और यहाँ पर एक बड़ा सा चूहा भी आ जाता है जो उस पर हमला करना चाहता है। दरअसल ये लोग इसी चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये चूहा बड़ा और एग्रेसिव हो गया था। अब वो साइंटिस्ट किसी तरह सीरम की बोतल लेकर चूहे से बचते हुए कैप्सूल तक आ जाती है और उस कैप्सूल में बैठकर उसे स्पेस स्टेशन से अलग कर लेती है। और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ पूरा स्पेस स्टेशन बर्बाद हो जाता है। वहीं जब उस साइंटिस्ट का कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो उसमें भी आग लग जाती है जिसमें वो साइंटिस्ट मारी जाती है और उसके तीनों सीरम के कंटेनर अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। अगले सीन में हम डेविस को देखते हैं जो सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काम करता है। आज वो अपने 2 नए एम्प्लॉयर्स को गोरिल्ले के बिहेवियर को समझने के लिए उनके पास लाया होता है। लेकिन वहाँ का एक गोरिल्ला जो यहाँ पर कुछ ही दिन पहले आया होता है वो उनमें से एक एम्प्लॉय पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सफेद गोरिल्ला आ जाता है जो उसे बचा लेता है। इस सफेद गोरिल्ला का नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज वहाँ के बाकी गोरिल्लों के मुकाबले काफी समझदार होता है और वो डेविस से इशारों में बातें भी करता है और वो डेविस को अपना एक अच्छा दोस्त भी मानता है। अगले सीन में हम डीएनए सीरम को देखते हैं जो साइंटिस्ट के कैप्सूल के क्रैश होने के बाद तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक सीरम नदी में गिरता है जिससे एक मगरमच्छ इन्फेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरा सीरम एक जंगल में गिरता है जो एक भेड़िए को इन्फेक्ट कर देता है और तीसरा सीरम डेविस के टेरिटरी में गिरता है जो जॉर्ज को इन्फेक्ट कर देता है। अब अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने आज एक भालू को मार दिया है तो वो जॉर्ज से मिलने के लिए उसके पास जाता है क्योंकि इससे पहले कभी जॉर्ज ने किसी जानवर को नहीं मारा होता है। जब डेविस जॉर्ज के पास पहुंचता है तो वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि सिर्फ एक ही रात में जॉर्ज दुगुना बड़ा हो गया था और अब वो पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव भी लग रहा था। यहाँ पर डेविस को सीरम का बॉक्स भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एवरग्रीन कंपनी के सीईओ क्लेयर को देखते हैं। ये वही कंपनी होती है जो स्पेस में डीएनए एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। क्लेयर को अब पता चल गया होता है कि साइंटिस्ट के कैप्सूल क्रैश होने के बाद तीनों सीरम के बॉक्स 3 अलग अलग जगहों पर गिरे हैं और इसीलिए वो अपने प्राइवेट मिलिट्री को उन्हें ढूंढने के लिए भेजती है क्योंकि इन सीरम्स को बनाने में उस कंपनी के अरबों डॉलर खर्च हुए थे। अगले सीन में हम केट को देखते हैं जो कभी उसी कंपनी में काम किया करती थी। वो टीवी पर आ रही न्यूज में देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि कल रात आसमान से एक उल्का पिंड गिरा और आज एक गोरिल्ला बहुत एग्रेसिव हो गया और वो अपने साइज से काफी बड़ा हो गया है। ये देखकर केट समझ जाती है कि इसमें उसी कंपनी का हाथ है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम डेविस को देखते हैं जो जॉर्ज के लगातार बढ़ रहे साइज और उसके अग्रेसिव बिहेवियर से परेशान होता है। तभी वहाँ पर केट आती है जो डेविस को समझाती है कि ये सब एवरग्रीन कंपनी की वजह से हो रहा है। वो डेविस को बताती है कि वो कंपनी जानवरों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके एक नए डीएनए बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और जॉर्ज का ये हाल उसी डीएनए सीरम की वजह से हुआ है। तभी जॉर्ज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो पिंजरे का दरवाजा तोड़कर भागने लगता है और चारों तरफ शहर में तबाही मचाने लगता है। लेकिन किसी तरह डेविस जॉर्ज को कंट्रोल करता है पर तभी वहाँ पर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं जो जॉर्ज को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर के प्राइवेट मिलिट्री को देखते हैं जो जंगल में सीरम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो भेड़िया आ जाता है जो सीरम के संपर्क में आने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था और इस समय वो बहुत विशाल जानवर बन गया होता है और साथ ही वो बहुत एग्रेसिव भी होता है जो एक एक करके क्लेयर के सभी लोगों को मार देता है। इधर डेविस और केट को पुलिस गिरफ्तार करके जॉर्ज के साथ शहर से बाहर ले जा रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट को शक होता है कि जॉर्ज के इस हालत के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। यहाँ पर केट ऑफिसर से कहती है कि तुम जॉर्ज को प्लेन से नहीं ले जा सकते क्योंकि जॉर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो कभी भी बेहोशी से जाग सकता है और वो पूरे प्लेन को तबाह कर सकता है। लेकिन अफसर केट की बात नहीं मानता क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि वो बेहोशी की इंजेक्शन लगने की वजह से 12 घंटे तक तो बेहोश रहेगा ही। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने पार्टनर को समझा रही होती है कि उन्होंने जो डीएनए सीरम बनाया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे जीन मिलाए थे जिसकी वजह से उस सीरम से इन्फेक्टेड जानवर लो फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगों की तरफ खींचे चले आएंगे
और इसीलिए वो लो फ्रिक्वेंसी की मदद से उन्हें अपने पास बुला सकते हैं और उन्हें बेहोश करके उनके ब्लड से सीरम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद क्लेयर लो फ्रिक्वेंसी की साउंड को रिलीज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस विशालकाय भेड़िए को देखते हैं जो शहर के चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। लेकिन जब वो लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल को सुनता है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इधर हम नदी में एक बड़े से क्रोकोडाइल को देखते हैं जो सीरम के गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था और वो भी एक खतरनाक क्रोकोडाइल में बदल चुका था। वो भी सिग्नल टावर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो अब तक बेहोश होता है, लेकिन जैसे ही वो रेडियो सिग्नल को सुनता है तो उसे होश आने लगता है और उसके बाद वो प्लेन में तबाही मचाना शुरू कर देता है। और इसी दौरान जब एक सोल्जर जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर फायर करता है तो वो मिस हो जाता है और वो गोली प्लेन में रखे डायनामाइट पर लगती है, जिससे प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है और उस प्लेन का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। इधर डेविस बहुत मुश्किल से FBI एजेंट और केट को लेकर शिप से बाहर निकलता है, लेकिन जॉर्ज प्लेन में ही फंसा रह जाता है और अगले ही पल वो प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाती है। ये देखकर डेविस बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्ज भी मारा गया। लेकिन जब वो क्रैश हुई प्लेन के पास जाता है तो वहाँ पर कहीं भी उसे जॉर्ज की डेड बॉडी नहीं मिलती है। ये देखकर डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज अभी जिंदा है। और अगले सीन में हम FBI को देखते हैं जिसे अब एवरग्रीन कंपनी पर शक होता है और इसीलिए वो उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। ये देखकर क्लेयर और उसका पार्टनर पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि अगर FBI ने उनके सर्वर को चेक किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कंपनी गवर्नमेंट से छुपकर DNA एक्सपेरिमेंट कर रही है। वहीं डेविस अब केट से नाराज होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जॉर्ज की इस हालत के पीछे केट का भी हाथ है, क्योंकि वो उस कंपनी में हेड साइंटिस्ट के रूप में काम करती थी। डेविस केट को बताता है कि जब जॉर्ज छोटा था तो वो उसे अफ्रीका के जंगलों में मिला था जहाँ पर शिकारी उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को काट रहे थे और वो डरा हुआ एक गाड़ी के पीछे छुपा था और वहीं से उसने उसे रेस्क्यू किया था और आज उसकी वजह से उसका ये हाल है। इस पर केट जॉर्ज को बताती है कि वो अपने कॉलेज में एनिमल साइंस की पढ़ाई कर रही थी और वो बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई को कैंसर है और इसीलिए उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए एवरग्रीन कंपनी में काम करने लगी और अलग अलग एनिमल के DNA को मिलाकर अपने भाई को बचाने के लिए दवा बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सकी और उसका भाई मारा गया। लेकिन केट ने अपने भाई को बचाने के लिए जो अलग अलग एनिमल के DNA से दवाइयाँ बनाई थी उसे वो कंपनी गलत मकसद से यूज करने लगी। लेकिन जब केट को ये बात पता चली तो उसने सभी दवाइयों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के गार्ड ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और क्लेयर ने उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। अब यहाँ पर डेविस और केट के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और वो दोनों अब मिलकर जॉर्ज को बचाना चाहते हैं। अब ये दोनों FBI एजेंट के साथ मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें सैटेलाइट से पता चलता है कि जॉर्ज उस विशालकाय भेड़िए के साथ शहर की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर केट समझ जाती है कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कैप्टन को समझाने की कोशिश करती है कि क्लेयर ने बैट्स के DNA से एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी जीन बनाई है जो जिस जानवर के बॉडी में होगी वो जानवर लो फ्रिक्वेंसी के साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो किसी भी हालत में उसे बंद करना चाहेगा। इसीलिए जॉर्ज और भेड़िया शहर में एवरग्रीन कंपनी की टावर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि वहीं से लो फ्रिक्वेंसी की साउंड आ रही है। लेकिन कैप्टन को केट की बातों पर विश्वास नहीं होता है और इसीलिए वो अपने फोर्स को केट और डेविस को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। लेकिन डेविस उन सैनिकों को घायल करके और FBI एजेंट की मदद से मिलिट्री की हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं हम कैप्टन को देखते हैं जिन्हें अब भी लग रहा होता है कि वो जॉर्ज और भेड़िए को रोक सकते हैं, इसीलिए वो मिसाइल से उन पर अटैक करवाता है और अपने सैनिकों को पास जाकर ये कंफर्म करने को कहता है कि दोनों मरे या नहीं। लेकिन उन दोनों पर मिसाइलों के वार का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो एक एक करके सारे सैनिकों को मार देते हैं। ये देखकर कैप्टन ऑफिसर को आदेश देता है कि जल्द से जल्द पूरे शहर को खाली कराओ क्योंकि वो इस बार पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैप्टन की बात सुनकर FBI एजेंट डेविस को कॉल करके बता देता है कि जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि मिलिट्री अब पावरफुल वेपन से जॉर्ज पर अटैक करना चाहती है। वहीं डेविस अब केट के साथ शहर में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि जॉर्ज उस बड़े से भेड़िए के साथ मिलकर पूरे शहर में आतंक मचा रखा होता है। हालांकि मिलिट्री ऑफिसर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन पर मिलिट्री के टैंकों और मिसाइलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो शहर में तबाही मचाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी मिलिट्री को सैटेलाइट से पता चलता है कि नदी के रास्ते कोई बहुत बड़ी सी चीज लगातार शहर की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल नदी से बाहर निकलता है और शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। शहर में इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर सभी हैरान होते हैं
अब कैप्टन अपने एयरफोर्स को एक साथ उस क्रोकोडाइल पर अटैक करने को कहता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। ये देखकर कैप्टन अपने सोल्जर को एक पावरफुल मिसाइल को रेडी करने का आदेश देता है, जिससे वो सभी मेगा क्रिएचर को एक साथ खत्म कर सके। जब ये बात FBI एजेंट सुनता है तो वो कॉल करके डेविस को ये बातें बता देता है और उसे सब कुछ जल्दी करने को कहता है, क्योंकि मिलिट्री अब किसी भी वक्त पूरे शहर को उड़ा सकती है। ये सुनकर डेविस केट के साथ एवरग्रीन कंपनी के हेड ऑफिस में आ जाता है और वो दोनों वहाँ उस सीरम का एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। अब बहुत मुश्किल के बाद किसी तरह उन्हें एंटीडोट मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्लेयर भी आ जाती है, क्योंकि उसने अपने कैमरे में डेविस और केट को अंदर आते हुए देख लिया होता है। वो डेविस को गोली मारकर घायल कर देती है और केट को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने के लिए बिल्डिंग की छत पर जाने लगती है, क्योंकि वहीं पर उसका हेलीकॉप्टर होता है। वो केट को अपने साथ इसलिए ले जा रही होती है क्योंकि उसके आगे के रिसर्च में वो उसकी मदद कर सकती थी। लेकिन अब जॉर्ज और बाकी के क्रिएचर भी बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो सिग्नल टावर वहीं पर होता है। इससे पहले कि क्लेयर केट के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल पाती, वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है, जो क्लेयर के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर केट के ऊपर गिरती, वहाँ पर डेविस आकर केट को बचा लेता है। यहाँ पर केट ने एक एंटीडोट चुपके से छिपा कर रखा होता है, जिसे वो क्लेयर के जेब में डालकर उसे जॉर्ज की तरफ धक्का दे देती है और अगले ही पल जॉर्ज क्लेयर को पूरा का पूरा उठाकर निगल जाता है और इस प्रकार एंटीडोट जॉर्ज की बॉडी में चली जाती है। इसके बाद हम FBI एजेंट को देखते हैं, जो क्लेयर के पार्टनर को सबूत ले जाते हुए पकड़ लेते हैं और उससे उसके सारे सबूत हासिल कर लेते हैं। वो एजेंट को सारे सबूत सौंप कर बिल्डिंग से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब क्योंकि एंटीडोट को काम करने में 10 मिनट का समय लगता है, इसीलिए जॉर्ज अब भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है और अब क्रोकोडाइल और भेड़िया भी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। लेकिन डेविस उस हेलीकॉप्टर में बैठकर केट को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और अगले ही पल पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, जिसकी वजह से डेविस का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। लेकिन डेविस और केट इस क्रैश में बच जाते हैं और डेविस देखता है कि जॉर्ज बाकी के मेगा क्रिएचर के साथ उस बिल्डिंग के नीचे दब गया होता है। लेकिन अगले ही पल जॉर्ज बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अब वो एंटीडोट की वजह से ठीक भी हो गया था। ये देखकर डेविस बहुत खुश होता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल और भेड़िया भी बिल्डिंग के नीचे से बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि जॉर्ज नॉर्मल हो चुका था, इसीलिए डेविस जॉर्ज के साथ मिलकर उस भेड़िए और क्रोकोडाइल को हराने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिलिट्री को देखते हैं, जो शहर में ब्लास्ट करके उस तीनों मेगा क्रिएचर को मारने के लिए लगातार आगे बढ़ रही होती है। अब डेविस जॉर्ज और क्रोकोडाइल की मदद से भेड़िए को तो मार देता है, लेकिन क्रोकोडाइल को मारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपरी सतह पर ठोस कवच होता है, जिसकी वजह से उस पर मिसाइल और बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता है। यहाँ पर जॉर्ज और क्रोकोडाइल के बीच एक डेडली फाइट होने लगती है, लेकिन क्रोकोडाइल लगातार जॉर्ज पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर डेविस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस पर आर्मी के टैंक से वार करने लगता है और ये देखकर क्रोकोडाइल जॉर्ज को छोड़कर डेविस की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो डेविस को मारता, जॉर्ज एक बड़ी सी रॉड को उसकी आंखों के आर पार कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जब कैप्टन ये देखता है कि डेविस ने जॉर्ज के साथ मिलकर बाकी के दोनों जीवों को मार दिया है, तो वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज अब डेविस के कंट्रोल में है और इसीलिए वो मिलिट्री को जॉर्ज पर अटैक करने से रोक देता है। और इस प्रकार जॉर्ज और डेविस मिलकर बहुत मुश्किल से शहर को तबाह होने से बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।